Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to the series of Haryana Civil Services previous year questions from prelim examination. And we are discussing the questions from polity segment. So, the very first question we encounter, and that is on the presidential reference. So, consider the legal issues involved in following advisory opinion rendered by Supreme Court of India under Article 143 of the Indian Constitution. So, what is Article 143? This is the presidential reference that president at any time on the question of law or fact can sought the opinion of the judiciary. और कोई भी अगर ऐसा मैटर किसी लॉ का मैटर है, किसी फैक्ट का मैटर है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी ओपिनियन के लिए जाएगा तो प्रॉपर एक बेंच बैठेगी और फिर उस मुद्दे के ऊपर अपनी जुडिशियल ओपिनियन वो प्रेसिडेंट को पावर कर भेजेगी। अच्छा, हमें ये पता है ये प्रेसिडेंट की पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असल में जुडिशरी की ओपिनियन जानना चाहता है। तो इसमें केसेस दिए गए हैं रे, जैसे ज्यादातर जो केसेस शुरू होते हैं रे के साथ शुरू होते हैं कि बिकॉज ऑफ रेफरेंस। सो रे दिल्ली लॉज एक्ट 1951, केशव सिंह केस, special reference number 1 of 2001 and then the special reference number 1 of 2002. So here the very first Delhi Laws Act 1951, which is a very famous case, is related to delegated legislation. So यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट की गई थी कि पार्ट सी स्टेट्स के ऊपर पार्ट ए वाली स्टेट्स की प्रोविजंस को मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Then comes Keshav Singh case. This is another famous case, and that is about the legislative privileges. तो बेसिकली तो ये एक हेबियस कॉर्पस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जहां पर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट करने को बंदे ने हेबियस कॉर्पस फाइल की थी। देन कम्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2001 एंड दैट इज रिलेटेड टू गुजरात गैस। हालांकि ये भोपाल गैस जैसा नहीं है, बल्कि गुजरात के अंदर एक गुजरात गैस रेगुलेशन, इट्स ट्रांसमिशन, सप्लाई, इन सबको लेके एक एक्ट पास किया गया था गुजरात असेंबली के द्वारा। तो उस असेंबली की लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए स्पेशल रेफरेंस दिया गया था। एंड देन कम्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002. दिस इज अगेन रिलेटेड टू गुजरात, बट गुजरात असेंबली इलेक्शन। सो आर्टिकल 174 के अंदर ये चीज के अगर कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, इस चीज की क्लैरिटी के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था। सो इस मैच द फॉलोइंग के आधार पर आप अपना आंसर लोकेट कर सकते हैं, दैट इज बी। Moving to which of the following union territories are included in electoral college of for election of office of president of India by the Constitution 70th Constitution Amendment Act 1992 for purpose of Article 44 and 55 of the Indian Constitution. So basically जब हम इलेक्टोरल कॉलेज देखते हैं, वो बॉडी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट इंक्लूडेड द elected MPs, then elected MLAs in the state, and that's it. But 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत 2 यूटी जो विद लेजिस्लेचर थे उनको भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बना दिया गया। सो यहां पर कौन कौन सी 2 यूटी है? आई बिलीव दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलेक्टोरल कॉलेज हम वैसे भी याद करते हैं। सो इट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इलेक्टेड MLAs of Delhi and Puducherry also take part in the presidential election. 1992 के अंदर इनको इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनाया गया था। 1997 ऑनवर्ड्स इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करना शुरू कर दिया था। तो एक तो अलग से क्वेश्चन याद कर लें कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर शामिल होते हैं इलेक्टेड MPs, इलेक्टेड MLAs एंड इलेक्टेड MLAs ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो एक तो है कि याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि JNK इज अगेन अ यूटी विद लेजिस्लेचर, तो क्या अब JNK भी पार्ट है इलेक्टोरल कॉलेज का? एज अ यूटी में बात कर रहा हूं, एंड आंसर इज नो। तो देखिए प्रोविजन ये नहीं है कि एनी यूटी विद लेजिस्लेचर विल बिकम अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 यूटीज को इलेक्टोरल कॉलेज में लाने के लिए स्पेशल अमेंडमेंट हुआ, और ऐसा कोई अमेंडमेंट JNK के लिए नहीं हुआ। तो अभी भी इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली elected MPs, elected MLAs, and elected MLAs of
Delhi and Puducherry. So answer will be A and C. Okay. Moving to which of the following statement is our correct for the Public Accounts Committee? Favorite zone. I believe Public Accounts Committee पे every commission, including the UPSC, has asked the question. और बहुत ही simple question यहाँ पूछा गया. So it comes that it comprises of not more than 10 members from the Lok Sabha and not more than 7 members of the Rajya Sabha. What is your guess? 17 member? An answer is no. So the PAC comprises of 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. तो पहली statement incorrect है. Second, as per the convention, a member of the opposition act as a chairman. 100% correct. So, अच्छा ये कोई constitutional या legal provision नहीं है. It's just a practice, convention that is being followed कि opposition political party का कोई member जो PAC का भी member होगा वो इसका chairperson लगेगा. Then it examines the statement of accounts showing the income and expenditure of state corporations, autonomous and semi-autonomous bodies. So here it comes that देखिए असल में स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट ये कहाँ से आ रहा है तो कैग से आता है. सो कैग सेंटर और स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, स्टेट की गवर्नर को की जाएगी ऑफ कोर्स, और वो ऑडिट रिपोर्ट सारी ही मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की आगे ट्रांसफर की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर. प्रेसिडेंट कॉजेज इट टू बी लेड डाउन इन द पार्लियामेंट एंड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट इज ट्रांसमिटेड टू पीएसी, और पीएसी में लोकसभा राज्यसभा दोनों की रिप्रेजेंटेशन है. तो कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करने का काम करती है पीएसी, विच इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमेटी इन आवर सिस्टम, और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे वापस हाउस की. सो आवर आंसर विल बी दैट बी एंड सी, बट ओ मिस्टेकन, बी भी है हमारे पास एक स्टेटमेंट. इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी है. द टर्म ऑफ द कमेटी डज नॉट एक्सीड 1 year एट अ टाइम. तो क्या मेंबर्स और चेयरपर्सन का टर्म 1 साल का होता है? 1 साल से एक्सीड नहीं करता. बट टेक्निकली दिस इज करेक्ट क्योंकि हर 1 साल पे री इलेक्ट किया जाता है. और बाय द वे ये एक इलेक्टेड बॉडी है. मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये 1 साल के लिए चुने जाते हैं, तो हर साल पे फॉर्म होती है. अब ये अलग बात है कि ज्यादातर मेंबर री इलेक्ट हो जाते हैं, वो 5 साल सिस्टम चलता रहता है, बट टर्म 1 साल का ही है. सो आंसर विल बी हियर दैट बी, सी एंड डी. मूविंग टू, बाय द वे पार्लियामेंट्री कमेटीज आप प्लीज बहुत अच्छे से तैयार करें, फेवरेट जोन है क्वेश्चन पूछने का. फर्दर, consider following statements regarding the appointment of an ad hoc judge of the Supreme Court. Which of the following are correct? Ad hoc judge in the Supreme Court. Supreme Court में collegium and president के थ्रू परमानेंट जज अपॉइंट किए जाते हैं. परमानेंट जज के अलावा 2 तरह के जज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकते हैं. एक है एड हॉक जज और दूसरे हैं किसी रिटायरिंग जज को रिक्वेस्ट करके कंटिन्यू करवा लेना. दोनों ही मामलों में Chief Justice of India will make the appointment, but with prior consent, prior approval of the President. So let's check about the ad hoc judge. Ad hoc judge is to be appointed if the quorum of the Supreme Court judges is insufficient to hold or continue any session of the court. तो हाँ, अगर कभी quorum complete नहीं है तो फिर ad hoc judge appoint किए जाएंगे. कौन होगा ये ad hoc judge? A person qualified to become a Supreme Court judge. तो qualification जरूर होनी चाहिए इनके पास. Then the Chief Justice of India is required to consult the Chief Justice of the concerned High Court before appointing a judge of the said High Court as ad hoc judge of the Supreme Court. तो अगर किसी हाई कोर्ट के जज को ही who is qualified to become a Supreme Court judge, अगर उनको ad hoc judge पे लेके आना है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट रिक्वायरमेंट है, हालांकि वो कंसल्ट मैंडेटरी नहीं है. Then for appointment of ad hoc judge, prior consent of president is not mandatory. No sir. अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ही कर रहे हैं, लेकिन विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अपॉइंटमेंट से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा. एंड देन ad hoc judge of the Supreme Court while attending the sittings of the Supreme Court enjoys all power and privileges of the Supreme Court judge. Exactly right sir. क्योंकि
इक्वालिटी का प्रिंसिपल लागू होता है सभी जजशिप के ऊपर। तो अगर कोई एडहॉक जज भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज वाली ही पावर्स प्रिविलेज उनको दी जाएंगी, अदरवाइज वो केसेस की सुनवाई कैसे करेंगे, जजमेंट्स कैसे देंगे। सो हियर our answer that C option is not available and AVD is our answer. Next, which of the following provision requires ratification from not less than one half of the states for the amendment of the Constitution? So this comes from Article 368. So Article 368 में हम पढ़ते हैं there is power and procedure to amend the Constitution. Article 368 clause 1 says that Constitution would be amended by special majority, that is two-thirds present in voting and more than 50% of total strength of the House, and this majority is needed in both houses. Both houses will pass the constitutional amendment sitting separately. But this question comes from Article 368 clause 2, जहां पर कुछ एंट्रीज की गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो यहां पर 368 क्लॉज 2 में एंट्री की गई कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट अगर उसमें अमेंडमेंट करनी है, देन यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो टू बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। कम से कम आधे राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली से भी आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब वो पार्लियामेंट होगा। और ज्यादातर ये फेडरलिज्म वाला कुछ पार्ट है। तो देख लेते हैं एनी ऑफ द लिस्ट इन द शेड्यूल 7 सीधा सीधा फेडरलिज्म से डील करता है। आर्टिकल 54, 55 एंड 73 एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। देन चैप्टर 7, लेकिन ये भी मेंशन नहीं कर रहे हैं कौन से पार्ट का। एंड देन चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9, दैट इज पंचायती राज। सो प्लीज मेक इट क्लियर, चैप्टर 7 ये तो क्लैरिटी नहीं है कि किस पार्ट का है, और पंचायती राज के चैप्टर 1 में अमेंडमेंट के लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट से नहीं पूछना है। So what are the entries? Like any list in the 7th schedule, अगर यहाँ कुछ चेंज करना है हाफ ऑफ द स्टेट से पूछना पड़ेगा। सीधा सीधा स्टेट की या सेंटर की लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर असर आता है। एंड देन आर्टिकल 54, 55 लार्जली रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसके लिए भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट से सैंक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या है, तो इसके अलावा जैसे खुद 368 पे अमेंड करने के लिए भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट से सहमति लेनी पड़ती है। So here comes answer as per this question formation will be A and B. Moving to which of the following article bars the courts from interfering in disputes arising out of certain treaties, agreements made by the princely state before commencement of the constitution? So अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन किया है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया? तो देखें, जब 15 अगस्त 1947 के बाद आज़ादी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस बीच में प्रिंसली स्टेट्स में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। यहाँ तक कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के थ्रू प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मिलाया गया, तो उनमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेगा। सो आर्टिकल 358, 363, 366, 368। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछने चाहिए, मतलब बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है एंड टुडे दैट इज नॉट मच रेलेवेंट। बहुत कुछ और इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, बट फिर भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो सीधा याद करेंगे आर्टिकल 363। 358 में क्या है, तो मेरे ख्याल से 358 और 368 आपको अच्छे से पता होगा। 358 talks about the suspension of fundamental rights, especially automatic suspension of Article 19 if national emergency is declared on the ground of war or external aggression. 368 amendment to the constitution. What is under 366? So this is basically interpretation, बहुत सारे words के meaning यहाँ पर clear किए गए। So our answer is B. Coming to again very static thing, and I believe this type of question are not meant to be answered rather. So in which part and chapter of the constitution was the right to property inserted after being removed from part 3? So by 44th constitutional amendment in 1978, fundamental right provided under article 19(1)(f) 31 was removed from the fundamental rights and put under article 300A of the constitution. तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाना चाहिए तो इन पॉइंट्स के ऊपर पूछा जाना चाहिए।
बट यहां ना पूछ के कहा गया है, कौन से पार्ट और कौन से चैप्टर के अंदर इसकी एंट्री की गई है। टू मच ऑफ ब्रॉड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। सो इट कम्स, फिर भी अगर आप लोकेट करना चाहें तो मेरे ख्याल से पार्ट 12 तक तो हम लोकेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हम पार्ट्स और शेड्यूल याद करते हैं। सो पार्ट 12 इज अबाउट प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स। तो प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चैप्टर 4 इज द आंसर। और इतना ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग के साथ हम चीजों को याद नॉर्मली नहीं करते हैं। सो यार डायरेक्टली पार्ट 12 चैप्टर 4 इज द आंसर। Coming to IR Coelho judgment. IR Coelho 2017 of the Supreme Court deals with autonomous institutions, basic structure of the constitution, scheduled areas, none of the above. अब IR कोहलो पे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फॉर्म किया जा सकता था, या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, बट सिंपल पूछ लिया IR कोहेलो जजमेंट किससे रिलेटेड है। सो एज पर क्वेश्चन इज वेरी प्लेन एंड बेसिक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आया कोहिलो जजमेंट 9 जज बेंच था 2007 में, और ये शेड्यूल 9 को लेकर ही केस था। और इसने कहा कि शेड्यूल 9 के अंदर भी अगर कोई ऐसा लॉ एंटर करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सूरत में वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की बात है कि किसी साल में कोई सब्जेक्ट से 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। बहरहाल हमें सारे ही सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे कंपटीशन है हम किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके एग्जाम क्लियर करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच।